हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए इंटर में जो नवंबर 22 की आरटीपी आई है, अब हम उसको डिस्कस कहते हैं इसमें करेंगे। अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा वाले कहते हैं इसमें नहीं आए, ऑलमोस्ट फॉर्मेलिटी के पहले से इनकॉर्पोरेटेड है। क्वेश्चन जो आईसीए ने कहते हैं इसमें दे रखे हैं, वो वाला पोर्शन हम और कहते हैं इसमें क्या करेंगे, यूज़ में लेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखो, सेक्शन 16 में अमेंडमेंट आया, अच्छा अमेंडमेंट है, ये एग्जाम में आपका काम में भी आ सकता है। अगर आपको सेक्शन 16 याद हो थोड़ा सा, तो सेक्शन 16 के अंदर नॉर्मली क्या होता है, रेक्टिफिकेशन इन नेम ऑफ कंपनी ऑन ऑर्डर ऑफ सीजी। अब इसमें दो वेरिएशन आते हैं। व्हेन नेम ऑफ कंपनी इज आइडेंटिकल और रिजेंबल्स टू सिमिलर विद नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। चेंज इसमें नहीं आया, चेंज सेकंड पोर्शन में आया। सेकंड, वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। तो अब देखो, जो ओनर ऑफ ट्रेडमार्क है, वो सीजी को एप्लीकेशन विद इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स कहाँ से लेने हैं, जिस दिन से कहते हैं इसमें उसके ट्रेडमार्क का वायलेशन करके कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। जैसे वीएसआई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब कोई वीएसआई के नाम से कहते हैं इसमें दूसरी कंपनी खोल लेता है, जिसके लिए इस वीएसआई ने कहते हैं कोई कंसेंट नहीं दी, तो ये तो गलत ही है। तो अब कहते हैं इसमें जो वीएसआई के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर है, जैसे अपने आरसी शर्मा सर, वो सीजी के पास आते हैं विद इन 3 ईयर्स में। अब सीजी उस रॉन्ग नेम से जो रजिस्टर्ड कंपनी है, या जो वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड कंपनी है, वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क ही कर देता हूं, उसको ऑर्डर देती है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम विद इन 3 मंथ्स। ये चेंज आया है, अर्लियर कितना था, 6 मंथ्स। ठीक है। फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सीजी by passing OR, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया, चेंज। पर एक और ऑप्शन है, जैसे ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर इसे कहे कि सर आपने मेरे ट्रेडमार्क का वायलेशन किया, नेम चेंज कर लो, ये प्यार से ही मान जाता है, तो सीजी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर काम सेक्शन 13 एसआर पास करके हो जाएगा, अगर इसकी रिक्वेस्ट पे इसने चेंज कर लिया। और अगर ये मना कर देता है तो फिर सीजी के रूल से इसके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। अब इफेक्ट ऑफ नॉन फॉलोइंग ऑफ डायरेक्शंस गिवन बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि सर 3 मंथ्स में आप अपना नेम रेक्टिफाई करो, ये कहता ना करूं, बोलो क्या करोगे। तो सीजी वॉलेंटरली इशू ऑफ न्यू नेम कर देगी इसे,
अच्छा, तो मेरी बात नहीं मान रही, ये ले तेरा नेम मैंने चेंज कर दिया। अब फंक्शंस ऑफ आरओसी क्या है? टू मेंशन न्यू नेम in register of companies and issue a fresh COI with new name। तो मतलब देखो कितना बढ़िया पोर्शन है। 3 मंथ्स तो ठीक है, मैं इसको ज़्यादा बेटर कहते हैं इसमें काउंट करता हूँ, क्योंकि देखो इस पर आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। स्टोरी बनाएगा VSI ओरिजिनल, उसके ट्रेडमार्क का वायलेशन किया किसने, जैसे ये VSI ओरिजिनल मान लेते हैं, ये VSI फेक, तो इसका वायलेशन किसने किया? VSI फेक ने। प्यार से कहा, मान लेते तो सेक्शन 13 SR से काम हो जाएगा। ना माना तो CG के रूल से ऑर्डर दिया, CG के ऑर्डर के बाद भी इसने चेंज नहीं किया, अब क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो अब ये होगा, CG वॉलेंटरली इसका नेम चेंज करके नया नेम दे देगी। ROC अपने रिकॉर्ड में कहते हैं इसमें वो नया नेम लिखेगा और इसे फ्रेश COI दे देगा। तो ये आपका किसका कनेक्शन आ गया? फर्स्ट अमेंडमेंट का, जो इन सारे अमेंडमेंट में थोड़ा अच्छा अमेंडमेंट मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाने का मटेरियल है। पहले देखो टाइमिंग 6 मंथ्स था, अब कितना हो गया? 3 मंथ्स। दूसरा, पहले वो बाकी डिटेल थी नहीं, वो अब आ गई। पेनल्टी ख़त्म हो गई, बहुत खुशी की बात है। वैसे भी पेनल्टी ज़्यादा फॉलो नहीं करनी होती। नेक्स्ट लेते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आपके कोर्स का सबसे छोटा कहते हैं इसमें जो पोर्शन है, स्मॉल पोर्शन, वो कौन सा वाला है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इसके अंदर कहते हैं इसमें क्या कहा है कि नॉर्मली आपको कहते हैं इसमें चार्ज जो क्रिएट होता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI, मतलब एक बैंकिंग कंपनी RBI के फेवर में, मतलब पहले इससे कोई लोन लेती है और उसके बाद कहते हैं इसमें क्या करती है कि वो क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करती है। बैंक्स RBI से लोन लेती रहती है, तो RBI चार्ज होल्डर बन गई। ये बैंक कौन बन गई? डेटर। क्रेडिटर को चार्ज होल्डर कहते हैं, इसमें बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि सर इस रूल का कोई भी प्रोविजन कहते हैं इसमें किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर चार्ज किसने कहते हैं क्रिएट या मॉडिफाई किया है बैंकिंग कंपनी ने, किसके फेवर में? RBI। बाकी रूल की डिटेल दी नहीं, तो आप भी क्यों टेंशन लेते हो? तो ये एक फालतू अमेंडमेंट कहते हैं इसमें आया है। नेक्स्ट लेते हैं, ये फिर भी थोड़ा ठीक पोर्शन है, ये जुड़ा हुआ है सेक्शन 94 से। प्रिजर्वेशन ऑफ कहते हैं इसमें रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, देयर इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। तो मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, किसी भी कंपनी के कहते हैं इसमें जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर सारे उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी कॉपी भी ले सकता है। कॉपी के लिए फीस देनी पड़ेगी। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपने सब रूल 1-2 में क्या कहा, वो तो मॉड्यूल में देख लेना कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये कह रहा है कि सर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर और इंडेक्स, वो इंडेक्स ऑफ नेम written in respect of members of a company shall not be made available for any inspection। ये ध्यान रखना, इन चीजों का नो इंस्पेक्शन, 2 आगे और आ जाएगी, ना इनकी कॉपी मिलेगी। किसका? किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का एड्रेस या रजिस्टर्ड एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी, पता चला भर भर के आप परेशान कर दो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर। मतलब एक कंपनी की मेंबर दूसरी कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है,
तो दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की ये वाली डिटेल कहते हैं इसमें आप क्या नहीं ले सकते, इंस्पेक्शन के टाइम पर नहीं ले सकते, अलाउड ही नहीं, ना तो उन दोनों का ना ही इन दोनों का कोई इंस्पेक्शन होगा, दोनों में अलाउड नहीं किया। ये भी नया ऐड हुआ है, पर ये फिर भी थोड़ा ठीक है, नेगेटिव एडिंग मैं मानता हूँ थोड़ा सा बेटर होता है, ये तो पहले ही आ रखा है। इसका कनेक्शन देखो क्या है, सेक्शन 90 है एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का कनेक्शन। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के बिया पर ट्रिब्यूनल ने कहते हैं इसमें ऑर्डर दिया कि सर आप अपने शेयर्स और ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो अब वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कहते हैं इसमें उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है 1 ईयर तक। अगर उसने 1 ईयर तक चैलेंज नहीं किया तो अब उसके कहते हैं इसमें जो शेयर्स हैं वो कहां पहुंचा दिए जाएंगे, IEPF, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो देखो सेंस कहते हैं इसमें क्या बना, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के शेयर्स वो 10% और मोर वाला जो कनेक्शन है, अगर वो कहते हैं अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देती है उसके शेयर्स और के ऊपर ट्रांसफर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने का, तो उसे ट्रिब्यूनल को वापस चैलेंज कर देना चाहिए था 1 ईयर में। अगर वो 1 ईयर में चैलेंज नहीं करता तो ये गलती किसकी मानी जाएगी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की। अब उसके बाद उसके शेयर्स कहां पहुंचा दिए जाएंगे, IPF में, और शेयर्स के साथ उसके रिजल्टेंट बेनिफिट जैसे डिविडेंड मान लो, वो भी कहां पहुंच जाएगा, IEPF। वैसे IPF में इतना मैटर है और बढ़ गया। अकाउंट्स ऑफ कंपनी, देखो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन है 135 CSR, वैसे उसमें इतना सारा मैटर है और ऐड हो गया, और ऐड होने में एक सिंपल स्टोरी माइंड में कहते हैं इसमें क्रिएट करो। कोरोना राइट नाउ कहते हैं इसमें अब तो काफ़ी कम हो गया, पर एक डिजास्टर आया था, उससे रिलेटेड कंपनीज अगर एक्सपेंडिचर करती है वो भी कहते हैं कि इसमें काउंट हो जाएगा शेड्यूल 7 की CSR एक्टिविटीज़ में। जैसे देखो सबसे पहला, अगर कोई कंपनी CSR फंड कहते हैं इसमें स्पेंड करी है किसमें, क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर। अगर आपको पता हो लास्ट ईयर अपना मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से कहते हैं बर्बाद हो गया था, कोलैप्स्ड हो गया था, क्योंकि लोगों के पास जेब में पैसा था लेकिन ट्रीटमेंट के लिए जगह नहीं थी कोविड के। तो ऐसे केस में आपने कह दिया कि सर अगर आप क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड केयर के लिए बना देते हो, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट, ये भी पिछले साल खत्म हो गए थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर, सिलेंडर्स, अब थोड़ा सही है। तो मतलब एक बार वो लोग इतने सारे मर गए, उसके बाद आपने इस पे ध्यान दिया है, तो ये भी पॉइंट 1 to 12 ऑफ शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज़ में काउंट की जा सकती है। तो सेंस क्या बना, अगर कोई कंपनी CSR के लिए कहते हैं इसमें कुछ करना चाहती है, जो 135 क्लॉज 1 में कवर है, वो इनके ऊपर एक्सपेंडिचर कर देगी तो वो भी किस में काउंट हो जाएगा, CSR। एक और देखो, अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे मान लो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है उनकी एक बड़ी कॉस्ट क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि सर कोविड के लिए वैक्सीन तो बनाओ ना, या फिर कोविड की कोई मेडिसिन बना दो। वो कहते हैं सर कोविड कल को खत्म हो गया तो हमारा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा बर्बाद हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है चिंता मत करो, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को आप अपनी CSR एक्टिविटीज के भी आप पे कंसीडर कर सकते हो, बट आपको पहले कहते हैं इसमें हमारे जो पॉइंट नंबर 9 में एंटिटीज गिवन है उनके साथ कोलैबोरेशन में कहते हैं इसमें वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। अब पॉइंट नंबर 9 में ऐसे तो बहुत सारी गवर्नमेंट की कहते हैं अथॉरिटीज है, पर आप ऐसे ध्यान रखो IITs, ICMR, DRDO, उनके साथ कहते हैं इसमें अगर आप रिसर्च करते हो तो देखो ये रहा ना, द कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज में अंडरटेक एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट यूजिंग CSR फंड इन कोलैबोरेशन एज शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद अदर कंपनीज, तो उसको CSR में काउंट कर लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है,
अगर कोई कंपनी CSR फंड को कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगाती है अदर देन एम्प्लॉयज और देयर फैमिली ये मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट की कहते हैं इसमें गलती है। देखो, अगर केवल एम्प्लॉयज और उसकी फैमिली के लिए आप CSR का एक्सपेंडिचर करते या वैक्सीनेशन लगवाते तो CSR नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जब आप पूरी पब्लिक के कहते हैं इसमें लिए CSR लगा रहे हो तो अपने एम्प्लॉयज के लगाने में कौन सी दिक्कत है। पर इन्होंने कहा है कि अगर आप कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदर देन एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो ये भी किस में काउंट हो जाएगी, CSR एक्टिविटीज में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो भी कंपनी 135 क्लॉज 1 में कवर्ड है, कौन सी कंपनी, याद करो, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, या फिर जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, या फिर जिसके नेट प्रॉफिट 5 करोड़ मोर है जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 31 मार्च ऑफ, जैसे ये साल खत्म हुआ है 22 उस डेट को, तो वो कंपनियां किस में कवरअप होती है, 135 क्लॉज 1 में। उसे CSR एक्टिविटी करनी पड़ती है और CSR कमेटी बनानी पड़ती है। तो वो फॉर्म CSR 2 में रजिस्ट्रार को किसके साथ, AOC4 या AOC4 XBRL या AOC4 NBFC इंडियट्स, उसके साथ CSR की एक रिपोर्ट दे देगी। मतलब नॉर्मली जो सेक्शन 137 है, ठीक है, उसके अंदर किसका कनेक्शन आता है इन सबका, AOC4 XBRL टैक्सोनॉमी वाला कहते हैं पार्ट है, और AOC4 NBFC ये पिछले साल नया ऐड कहते हैं इसमें किया गया था, जो इंडिया से गवर्न होती है। वो रजिस्ट्रार को फाइल किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ आप CSR रिपोर्ट भी कहते हैं इसमें क्या कर दो, फाइल कर दो। तो मतलब कुल मिला के क्या बना, रिपोर्ट ऑन CSR ठीक है, प्लस फॉर्म या प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। अब हम फाइल कर रहे हैं किसके पास, ROC के पास। कौन से फॉर्म में, फॉर्म CSR 2 में। इस रिपोर्ट को सेपरेटली फाइल कर दो ऑन और बिफोर 31 मार्च 22 आफ्टर फाइलिंग। तो मतलब पहले ये फाइल होंगे, इसके बाद कहते हैं इसमें किसको जोड़ दो, CSR की रिपोर्ट को जोड़ दो। अब आते हैं हम क्वेश्चन वाले पोर्शन पर। क्वेश्चन तो देखो हमेशा आसान होते हैं, इंटर के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस आपने ICAI को समझाया कि वो किस सेंस में क्वेश्चन देगी। एक ही कहते हैं इसमें सेक्शन ICSI अलग तरह से इंटरप्रेट करती है, ICAI अलग तरह से इंटरप्रेट करती है, और जो लॉ का पोर्शन है जैसे LLB और वाले वो अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। जो भी टीचर है उसको जब ICAI का मैटर पढ़ाना है तो फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, ICAI के ऊपर, कि ICAI किस सेंस में इसको इंटरप्रेट कर रही है। वो कब पॉसिबल है, जब ICAI का मटेरियल फॉलो होगा। इंटर में तो मेरे क्लास में मैंने स्टूडेंट को सिंपल टास्क दे रखी है, 60+ मिनिमम सोचो और आते हैं लॉ में दबाकर एग्जामिनेशंस। कारण क्या है कि आप फालतू में बच्चे को कहते हैं इसमें LLB के बिया पर, CS के बिया पर अननेसेसरी इंटरप्रिटेशन करते हो, वो कंफ्यूज रहता है कि मैं फॉलो कौन सा करूं। अब वो फालतू की बातें हमेशा दिमाग में याद रहती हैं, तो टू द पॉइंट और ICAI के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, अपने आप डेटा बढ़िया क्लियर होगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो समझो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, श्री टायर्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इसके 31 मार्च 22 के कहते हैं इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो गए। कंपनी ने मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स बुलाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वो अप्रूव कहते हैं करवाने के लिए। कौन सी AGM है, AGM की डेट देखो 25 अगस्त 2022 को। चलो कलर का ये सेंस है, ये डेटा का क्वेश्चन का कलर भी रेड ही होगा, ये ग्रीन डेटा का क्वेश्चन का कलर भी क्या होगा, ग्रीन होगा। कंपनी के टोटल 3500 मेंबर्स है, मेंबर्स का नंबरिंग बताने का मतलब क्वारम टारगेट करता है, तो ये किससे ज़्यादा हो गए 1000 से, पर किससे कम है 5000, तो क्वारम किससे बनता है, वैसे तो 15, बट AOA में प्रोवाइड हायर क्वारम। तो यहाँ पर AOA में क्या लिखा हुआ है,
quorum for the general meeting of shareholder shall be at least 50। तो जब सेक्शन 103 का डेटा वर्सेस एओए होगा तो यहाँ एओए सुपीरियर है, तो एओए वाला quorum क्या हो जाएगा एप्लीकेबल 50। ऑन द डे ऑफ मीटिंग ओनली 10 मेंबर्स वर फिजिकली प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर या 30 मिनट्स फ्रॉम द कहते हैं इसमें कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, मतलब quorum नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा, मीटिंग नेक्स्ट वीक सेम डे टाइम एंड प्लेस के लिए एडजॉर्न हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी। तो पोस्टपोन कर दी गई, बिल्कुल सही है। ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक द सेम venue was available for 3 PM only. The board agreed to conduct the meeting from 3 PM and all the members were informed individually via email and also published it in newspaper। मतलब इन्फॉर्म कर दिया। एडजॉर्न मीटिंग 3 PM ऑन 1 सितंबर 22 को स्टार्ट हुई। कॉरम आर्टिकल वाला 50 था और 75 आ गए, बहुत खुशी की बात। आउट ऑफ 75 मेंबर्स अटेंडिंग द 25 मेंबर्स वर हैविंग द रेजिडेंस नियर द वेन्यू ऑफ एजीएम एंड रेस्ट ऑफ मेंबर्स वर स्टेइंग फार अवे। रेनफॉल स्टार्ट हो गया, वो भी हैवी वाला, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन होने लग गई किसको, जो दूर वाले मेंबर थे। तो 40 मेंबर्स तो बीच में चले गए। बाय दैट टाइम ओनली द ऑर्डिनरी बिजनेस रेजोल्यूशन वर अप्रूव्ड एंड 2 स्पेशल बिजनेस एजेंडा वर पेंडिंग। सेंस ये है कि कॉरम थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, मीटिंग चालू करने के टाइम पर और रेजोल्यूशंस पास करने के टाइम पर भी, ठीक है। अब क्वेश्चंस लेते हैं। In the light of given facts, the general meeting of shareholder was decided to be scheduled, determined by which date notice of shareholder should have been given to members। आप गौर से देखो, मीटिंग की डेट कौन सी है, 25 अगस्त 22। क्या यहाँ लिखा हुआ है कि नोटिस पोस्ट से भेजा गया है, नहीं। तो अपना 21 क्लियर डेज क्या कहता है, 21 डेज प्लस 2 डेज। ये 2 डेज किसके, डेट ऑफ एजीएम, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस। मतलब टोटल लेंथ आपको कितनी कहते हैं इसमें चाहिए, 23 की, 21 क्लियर डेज के लिए। और अगर इसमें ये गिवन होता कि नोटिस आपने कहते हैं इसमें शेयर होल्डर को पोस्ट किया होता तो इसमें 48 आवर्स और जोड़ देते तो फिर वो 25 बन जाता, पर राइट नाउ 23 है। अब डेट ऑफ मीटिंग कौन सी है, 25। इसको काउंट मत करो, पीछे चलना है, माइनस ही तो करना है। तो अब अपने पास और कितने डेज चाहिए, 22। तो 24 में से 22 लेस कर दो तो 2 अगस्त आपकी कहते हैं इसमें सीधी सी निकल गई, तो बचा क्या, 3 अगस्त। अब आप ऐसे चेक कर लो, 3 अगस्त से 25 अगस्त सबसे ले लो आप, एटलीस्ट है। और इन्होंने क्या पूछा है, शुड हैव बीन गिवन, दे दिया जाना चाहिए। तो मतलब एक तरह से कहते हैं इसमें लास्टली की बात हो रही है। तो ये सब में ले आओ, आपके सामने आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 1 अगस्त से 25 अगस्त ये तो टोटल कितने डेज हो गए, 25। 2 अगस्त से 25 अगस्त ये कितने डेज हो गए, 24। 3 अगस्त से 22 अगस्त मतलब 25 अगस्त ये कितने डेज हैं, 23। इसमें 2 दिन लेस कर लो, डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर ये, वैसे मैंने आपकी हेल्प के लिए इसको बोल्ड भी कर रखा है। वेदर एडजॉर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर ऑफ श्री टायर्स लिमिटेड फॉर वांट ऑफ quorum वाज जस्टिफाइड, यस। अगर quorum आधे घंटे में नहीं आता तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है। What shall be quorum for general meeting of shareholders where the number of member is 3500। देखो वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकता हूँ, इनको आगे लिखना चाहिए था, वो इसने नहीं लिखा, हम मान लेते हैं लिखा हुआ है। इफ AOA provides required quorum as 50 members, तो वैसे तो आंसर 15 से हो जाता, लेकिन AOA में 50 गिवन है तो आंसर 50 हो गया।
As some members left the meeting, the quorum was not present at all the time during the AGM. The agenda for special business transactions remained unapproved. What is your opinion? सही बात है, कॉरम केवल मीटिंग को स्टार्ट कराने के लिए थोड़ी चाहिए, रेजोल्यूशंस को पास करवाने के लिए भी चाहिए, तो कॉरम दोनों टाइम क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड केस स्टडी लेते हैं। युक्ति ने एक शोरूम खोला इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जिसमें एसी, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन ये सब कुछ थे। उसके पास एक गोडाउन भी है जिसमें उसने वाइट गुड्स स्टोर कर रखे हैं। सिंस द इलेक्ट्रिक आइटम्स आर कॉस्टली एंड रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, सो शी अवेल्ड अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम ओके बैंक बाय प्लेजिंग द वाइट गुड्स लाइंग इन हर गोडाउन विद द बैंक। ये एक तरह से कहते हैं इसमें हाइपोथिकेशन के सेंस में भी जा सकता है। बैंक पुट इट्स लॉक ऑन द गोडाउन, ये तो प्लेज है क्योंकि अब पोजीशन क्रेडिटर के पास है, एंड होल ऑफ वाइट गुड्स वर नाउ इन पोजीशन ऑफ बैंक। ठीक है, द बैंक ग्रांटेड अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑफ ₹100 lakhs टू युक्ति बाय कीपिंग द प्लेज गुड्स। ड्रॉइंग पावर लिमिट वाज केप्ट एज 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। मतलब 100 रुपये का गुड्स है तो 60 रुपीज़ का आपको कहते हैं इसमें लोन मिल जाएगा। एज एंड व्हेन युक्ति को जब गुड्स की जरूरत पड़ती है वो बैंक से कहती है, वैल्यू ऑफ गुड्स कहते हैं इसमें बैंक को डिपॉजिट कराती है। बैंक कहते हैं अपने गोडाउन कीपर से कहती है चलो सर गुड्स ले जाने दो। बैंक गॉट द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स प्लेस्ड टू कवर इट फ्रॉम थेफ्ट, फायर, फ्लड एंड अर्थक्वेक। ये बैंक के प्रोविजन होते हैं। जब आप लोन देते हो गुड्स और की सिक्योरिटी पर तो बैंक इंश्योरेंस करवा लेती है ताकि कल को ऐसा कुछ हुआ तो बैंक का पैसा डूबेगा नहीं, और इस इंश्योरेंस का पैसा युक्ति से लेगी। युक्ति after some time availed another loan of 20 lakh from the same bank for her sister's marriage. This was a personal loan and no security was instituted by the bank. वैसे तो देखो बैंकर्स का जनरल लियन होता है, पर इस क्वेश्चन में ये सेंस दे रहा है कि दोनों लोन अलग अलग है, तो एक लोन के लिए दूसरे लोन की सिक्योरिटी को रोक नहीं सकते। युक्ति ने एक लॉकर लिया बैंक से जिसमें उसने अपनी ज्वेलरी रख दी, विच वाज टू बी गिवन टू हर सिस्टर ऑन हर मैरिज। एक साल बाद युक्ति ने डिसाइड किया टू ट्रांसफर इट्स रनिंग बिजनेस टू शेखर, फॉर विच शेखर पेड द अमाउंट टू युक्ति एज एग्रीड बिटवीन देम। युक्ति ने सारे आउटस्टैंडिंग लोन बैंक के क्लियर कर दिए एंड आस्क्ड द बैंक टू ओपन द लॉक ऑफ द गोडाउन टू गेट गुड्स इन ऑर्डर टू हैंड ओवर टू शेखर। भाई शेखर को बिजनेस सेल कर दिया, शेखर कहता है गुड्स लाओ, युक्ति कहती है पैसे दो। शेखर ने पैसे युक्ति को दिए, युक्ति ने बैंक को दे दिए। लेकिन डिस्प्यूट हो गया इंश्योरेंस चार्जेस को लेके। बैंक कहती है सर हमारा इंश्योरेंस चार्जेस भी दो। बैंक कहती है पहले इसको पे करो इंटरेस्ट अमाउंट, देन आपको कहते हैं इसमें क्या मिलेगा, ये इंटरेस्ट अमाउंट नहीं इंश्योरेंस अमाउंट होना चाहिए, आप गुड्स लेके जा सकते हो। बैंक ने युक्ति से कहा कि सर जो पर्सनल लोन लिया वो भी लो, तब गुड्स लेके जाने दूंगी। ये गलत किया। पर्सनल लोन सेपरेट ट्रांजैक्शन था। इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट्स स्टेट which statement is correct as regard the right of the bank on retaining of goods lying in godown. When outstanding amount taken for working capital has been paid, the bank cannot retain the goods. गलत है। सेक्शन 173 पढ़ो। बैंक कहते हैं इसमें गुड्स को रिटेन कर सकती है प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट, नेसेसरी एक्सपेंसेस, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं कर सकती। बैंक कैन रिटेन टिल ऑल चार्जेस इंटरेस्ट, ये सही है। If in the given case युक्ति pays all the expenses, disputed insurance premium, लेकिन बैंक स्टिल उसे कह रही है कि पर्सनल लोन भी क्लियर करो तब गुड्स दूंगे, क्या बैंक एंटाइटल है? अगर आप जनरल लियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आंसर है यस, पर इन्होंने उससे सॉल्व नहीं किया। ये कह रहे हैं कि सर बैंक के पास ऐसा राइट नहीं है क्योंकि वो डिफरेंट कहते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट का। युक्ति डिस्प्यूटेड द अमाउंट डिमांडेड बाय बैंक टुवर्ड्स द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। युक्ति एम्फेसाइज कह रही है सर इंश्योरेंस की तो जरूरत ही कहते हैं इसमें नहीं थी, ये तो फालतू का आपने बर्डन डाल दिया। गलत कह रही है। बैंक की पॉलिसीज होती है वो तो ऐसा करेंगे, तो बैंक की पॉलिसी है वो कर सकते हैं बी। When युक्ति is availing the working capital finance from the bank on security of the white goods by submitting these goods in the custody of bank, इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? प्लेज। लेसर लेसे किराएदार कहते हैं इसमें, और टेनेंट और लैंडलॉर्ड, ये तो फिर कुछ भी हो जाता है। अ क्लॉज दैट बिगिंस विद द वर्ड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन, इसको नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज बोलते हैं, और इसका मतलब यही होता है नॉट विद स्टैंडिंग। ये आपका कहते हैं इसमें इंटरप्रिटेशन का पोर्शन था।
एक शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, राइट अटैच टू शेयर्स ऑफ एनी क्लास, ये सेक्शन 48, मे बी वैरिड विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ नॉट लेस देन 3/4 या SR 3/4 आंसर। पब्लिक कंपनी मे बी फॉर्म 7 members एट टाइम पास। अब थोड़े डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लेते हैं। ये मैं कह रहा हूँ ना, इंटर के क्वेश्चंस मेन एग्जाम के भी कोई खास कहते हैं इसमें डिफिकल्ट नहीं आते। हमारे नंबर कहाँ पर करते हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, और उसमें भी खास तौर से रिटर्न आंसर की प्रैक्टिस नहीं करने की। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, आप 4 out of 4 नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो मिसिंग करोगे। गीता प्राइवेट लिमिटेड इज ए स्टार्टअप कंपनी। देखो ये हमेशा ध्यान रखा करो, ये कौन से वाली कंपनी है, स्टार्टअप। मिस्टर प्रबोध हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अकाउंट्स मैनेजर ऑफ गीता प्राइवेट लिमिटेड, बढ़िया बात है। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई फॉर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स टू बी हेल्ड ऑन फर्स्ट, कहते हैं इसमें अगस्त 22। ही हैज़ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अप्रूवल बाय बोर्ड। अब आपको सेक्शन 2 क्लॉज 40 के बिया पे बताना है कि प्रबोध को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाना है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिक्स 5 होते हैं, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, जिसको आप शेड्यूल 2 के बिया पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो। NPO होता है सेक्शन 8 कंपनी, तो वहाँ पर प्रॉफिट का कनेक्शन नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही तो ट्विस्ट है। OPC स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है कि ये जो कहते हैं इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो काउंट ना हो। फिर नोट्स टू अकाउंट्स, वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स, चेंज इन इक्विटी, बड़े इन्वेस्टर्स और की हुई है, तो ये सब गिवन कर देंगे। तो उसको इस तरीके से बनाना है, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहे तो मत काउंट करो। मिस्टर आदित्य had incorporated a OPC on 7/7/21. Mr. Yes was named as a nominee in the memorandum of the said OPC. Now Mr. Aditya, considering the perpetual nature of company form of business, desires to appoint ABC Private Limited as a nominee. OPC के अंदर वो नॉमिनी कहते हैं इसमें बनाना चाहता है ABC प्राइवेट लिमिटेड को, बन सकती है? नहीं। एक OPC में ध्यान रखना, 2 डेटा है, दोनों ही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं इसमें क्या करना है, फॉलो करना है, और दोनों में ध्यान कहते हैं इसमें रखना है। ध्यान क्या रखना है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC, दोनों के लिए सेम है। तो सबसे पहला नेचुरल पर्सन, अभी आप किसको बनाने चाह रहे थे, कंपनी को, अलाउड ही नहीं है। सेकंड मेजर, थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, फोर्थ वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। सबसे पहला ध्यान रखना, ये अदरवाइज बेवकूफ़ बनाने का, इस पे जाना ही मत। किसको फॉलो करो, रेजिडेंट इन इंडिया, स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 120 days in immediate preceding financial year। जस्ट पिछले साल वो इंडिया में कम से कम 120 डेज स्टे किया। ये 120 डेज का डेटा हमने लिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 21। तो इससे पहले जो डेटा आता था वो कौन सा था, 182 डेज। दोनों के लिए सेम, मेंबर और नॉमिनी बनने के टाइम पर भी और उसके बाद भी। तो इस पे अदरवाइज पे तो जाना ही मत। सेकेंड थिंग, conversion of OPC into other kind of company।
तो सेक्शन 8 कंपनी में तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इसमें पॉसिबल है। बस अब आपके दो डेटा आ जाएंगे, एक बिफोर 1 अप्रैल 21 सॉल्यूशन फ्रॉम ओल्ड प्रोविजन लेना है। मतलब आपको क्वेश्चन में डेट्स याद रखनी है कि अगर 1 अप्रैल 21 से पुराना डेटा है तो आप किससे सॉल्व करो, सर 2 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कन्वर्ट होगी। फिर उसमें ट्विस्ट लाओ, कब 2 ईयर से पहले कन्वर्ट हो सकती है, अगर आपकी पेड अप कैपिटल किसको एक्सीड कर जाए 50 लाख या टर्नओवर किसको एक्सीड कर जाए 2 करोड़ को, तो 2 ईयर से पहले भी कन्वर्ट हो सकती है। वो पहले वाले से सॉल्व करो। और ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021 तो अब आप किससे सॉल्व करो, न्यू प्रोविजन। और न्यू प्रोविजन कहते हैं, इसमें क्या कहता है, नाउ ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी एट एनी टाइम। मतलब टुडे ओपीसी बनाई, टुमारो आप उसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बना लो। अब ये हो गया, पर उसने ये वाला कनेक्शन दे रखा है तो थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को नॉमिनी बनाना चाहता है, ये डेटा सही नहीं है। ए एंड हिज वाइफ बी हैज जॉइंट डीमेट अकाउंट इन वृंदा लिमिटेड, बढ़िया बात है। कंपनी की एजीएम बुलाई गई 28/8/2022। इन सच अ केस हु विल कास्ट द वोट इन एजीएम। देखो जॉइंट शेयर होल्डर के केस में जिसका नाम आरओएम में गिवन है, जिस ऑर्डर में या सीक्वेंस में, उसको कहते हैं वोट देने का राइट होता है। तो बेसिकली जॉइंट शेयर होल्डर कॉन्करेंट वोटिंग होती है, पति पत्नी आपस में क्या लड़ेंगे, ठीक है। दोनों में से एक ही गया तो जो गया वो वोट दे देगा। दोनों पहुंच गए और दोनों के वोट में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो ऐसे केस में वोट किसका वैलिड माना जाएगा, द ऑर्डर इन विच देयर नेम अपीयर इन आरओएम या शेयर होल्डर्स। इसमें वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि किसका नाम पहले आना चाहिए, वो उनकी मर्जी है। जो पोलिंग पेपर्स होते हैं वो किसको सर्कुलेट किए जाएंगे, जिसका नाम पहले आ रखा है उसी को। तो इन द गिवन केस ए और हिज वाइफ बी हुज नेम या हूसोएवर नेम्स अपीयर फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, वो वोट के लिए एंटाइटल है। नेक्स्ट, प्रभास लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी शेयर्स लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी के पास 5000 मेंबर्स है। एजीएम बुलाई जानी है 7/9/22 को। अब आपको बतानी है रिमोट ई वोटिंग। रिमोट ई वोटिंग सेक्शन 108, सिंपल। ऐसे रूल्स नंबरिंग में मत उलझा करो, बेसिक डेटा को फॉलो करो। सेक्शन नंबर, रूल्स, केस लॉज, इसके नाम में मत फंसो, डेटा पर जाओ, वो एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलाता है। तो ये क्या कह रहा है, 7/9/22 किसकी डेट है, एजीएम की। तो रिमोट ई वोटिंग क्लोज कब हो जाएगी, 1 डे बिफोर जनरल मीटिंग ऑन 5 PM। तो इसका मतलब एक दिन पहले तो माइनस कर दो, तो क्लोज कब हो जाएगी, 6/9/22। और कम से कम 3 डेज के लिए कहते हैं ओपन रहेगी। तो 6 को क्लोज होगी तो 6 वाला दिन, एक माइनस और कर दो 5 वाला दिन और 4, तो आंसर क्या हो गया 4/9/22, मिनिमम 3 डेज। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। धीमान लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। धीमान लिमिटेड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स शूज, ये तो स्टोरी है, इसकी बहुत सारी स्टोरी है। वन ऑफ देम बीइंग बेस्ट शूज लिमिटेड विच इज बेस्ड ऑन मोरक्को। ये लाया 136 137। धीमान लिमिटेड को अपने कहते हैं फाइनलाइजेशन ऑफ CFS
कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है भाई। सेक्शन 129 क्लॉज 3 क्या कहता है, जिस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसमें इंक्लूड करें हम एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी, उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। तो उसको बनाने थे। अकाउंट सेक्शन ने दिमाग लिमिटेड से रिक्वेस्ट की कि सर बेस्ट शूज लिमिटेड के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे दो। सब्सिडरी कंपनी ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनाए, मोरक्को लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां करने की जरूरत नहीं है। एडवाइस, हाउ वुड दिमाग लिमिटेड डील विद द कंसोलिडेशन ऑफ सच अकाउंट। देखो, अगर सब्सिडरी कंपनी अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंट्स बनाती है तो जो होल्डिंग कंपनी लिस्टेड कहते हैं इसमें वाली है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को कन्वर्ट करवाए किसमें, इंग्लिश में। अगर उन अकाउंट्स की ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, मान लो टैक्स हेवन कंट्री है मोरक्को, तो ऐसे केस में सब्सिडरी कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो अनऑडिटेड अकाउंट्स एज पर कंपनीज एक्ट तैयार करवा के अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर दे। तो ये दिमाग लिमिटेड को एडवाइस दी जाती है। और ये चिंता मत करो, आरटीपी की क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, कितनी बार भी देख सकते हो। पहली बार में अच्छा कंसंट्रेशन से देख लो, बार बार देखने में क्यों टाइम बर्बाद करते हो। What are provisions of Companies Act relating to appointment of debenture trustee by a company? Whether the following company can be appointed या following persons can be appointed as debenture trustee. जो कंपनी डिबेंचर्स प्रोस्पेक्टस के रूल से इश्यू कर रही है या अपने ही मोर देन 500 मेंबर्स को इश्यू कर रही है, उनके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें किसे अपॉइंट करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के रूल से डिबेंचर इश्यू किए या मोर देन 500 मेंबर्स को, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा पर्सन्स को कर रहे हैं। जिसको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हो पहले उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब डिबेंचर ट्रस्टी किसको नहीं बनाया जा सकता, वैसे तो 7 पॉइंट है, यहाँ 3 है। अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हु हैज शेयर्स ऑफ ₹10,000 नहीं कर सकते। जिस पर्सन का शेयर्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसको नहीं कर सकते। अ क्रेडिटर हुम द कंपनी ओज ₹999 ओनली, बेवकूफ़ बना रहा है। ₹1 का भी अगर लोन होता तब भी उस क्रेडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। अ पर्सन हु हैज गिवन ए गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर इश्यूड बाय कंपनी, इसको भी नहीं। गारंटर कभी भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही पर्सन कहते हैं डिबेंचर ट्रस्टी के बिया पे अपॉइंट नहीं किए जा सकते। तो देखो सब में क्या आ रहा है, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, नहीं कर सकते। स्टेट द पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लाइंग विद द प्रोविजंस रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरे यार, सेक्शन 128 क्लॉज 6 कौन बनाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जिसके पास चार्ज ऑफ फाइनेंस हो। फिर कहते हैं इसमें CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या फिर कोई पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है सेक्शन 128 की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। खत्म। मिस्टर गोविंद राम is a partner and in charge of P&N Associate. The firm is appointed as an auditor firm of Kana Limited listed company. Mr. Govind Ram retires from P&N Associates and after some time join Gupta and Gupta firm as partner. ये कॉमन पार्टनर है। देखो, इसने बेवकूफ़ बनाकर उसको रिटायर करवा दिया, फर्क उससे कुछ भी नहीं पड़ेगा। इस फर्म का जो पार्टनर था, अगर वो किसी दूसरी फर्म में भी पार्टनर है तो रूल ऑफ कॉमन पार्टनर एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, और कूलिंग पीरियड के अकॉर्डिंग दोनों ही फर्म में 5 ईयर्स के लिए क्या नहीं की जा सकती, ऑडिटर नहीं बनाई जा सकती। तो इसने यहाँ ईयर्स और नहीं दिए, वरना थोड़ा और बेटर हो जाता। तो फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ फर्म ऑफ काना लिमिटेड, इसको किया था। फिर उसके बाद जनरल मीटिंग में काना लिमिटेड ने 15/6/22 को डिसाइड किया कि वो गुप्ता एंड गुप्ता फर्म को अपॉइंट करेगी। नहीं कर सकती, वो कूलिंग पीरियड लग गया, वो रिटायर हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कॉमन पार्टनर के बिया पे जाएगा। वो 5 ईयर जब तक कूलिंग पीरियड चल रहा है तब तक रिटायरमेंट वाली दिक्कत नहीं आएगी। तो गुप्ता एंड गुप्ता फर्म भी क्या हो जाएगी, इनएलिजिबल। कंपनी के क्वेश्चन सबसे आसान है, जीसी एक्ट के क्वेश्चन फिर आसान है, कॉन्ट्रैक्ट भी आसान है, बस उसमें समस्या क्या है, टॉपिक डिवाइडेड ज़्यादा कहते हैं इसमें होता है। तो
तो वो थोड़ा सा फर्क कहते हैं इसमें पड़ता है। अब पार्ट 2 ले रहे हैं अदर लॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। विशाल बेल्ड 50 kg ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू नरेश हु ओन्ड अ किराना शॉप promising to give 200 at the time of taking back the bailed goods। ये वैसे भी पहले का ही क्वेश्चन है। When Naresh was not at shop, his employee unaware of bailed sugar of Vishal, employee ने सोचा ये शुगर किसकी है, विशाल की है। Mix the 50 kg of sugar belonging to Vishal with the sugar in the shop and packed it for sale। देखो बेली की ड्यूटी होती है सेक्शन 155 से 157 में नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स। फिर भी बेली ने मिक्सचर किया। बेली यहाँ पर देखो कौन है, विशाल तो बेलर है, किसको, नरेश को, तो नरेश कौन है, बेली। नरेश शॉप पर नहीं था तो मतलब बेली शॉप पर नहीं है, तो उसका एम्प्लॉय किसके लिए काम करा है, नरेश के लिए। तो जो काम एम्प्लॉय ने किया मानेंगे किसने किया, नरेश ने। नरेश ने उसकी हाई क्वालिटी शुगर को अपनी शॉप की शुगर से मिक्स कर दिया बेचने के लिए। शुगर क्या एक एक दाना अलग हो सकता है, नहीं। तो गुड्स कौन से स्टेज में, नॉन सेपरेबल। 157 क्या कहता है, बेली की ड्यूटी है किसको कंपनसेट करे, बेलर को, तो ये कंपनसेट कर देगा। नेक्स्ट लेते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल 13 मार्क्स का आता है, इंटरप्रिटेशन 8 to 10 मार्क्स का आता है, और बहुत सारी इंडिया की फैकल्टीज बच्चों को ये पोर्शन छुड़वा देती है। मतलब आपके 21 से 23, कुछ तो जीसी एक्ट भी छुड़वा देती हैं। मैं देखो मानता हूँ ये गलत है, जीसी एक्ट भी 8 to 10 का आता है। आप 29 से 33 मार्क्स का पोर्शन कैसे छुड़वा सकते हो बच्चों का। अगर आप उसको छुड़वा दोगे तो फिर उसका रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा, उसको तो रिजल्ट में दिक्कत आएगी। इसलिए तो लॉ बेचारा जो स्कोरिंग पोर्शन है उसमें दिक्कत आती है। अब ये देखो क्या है, मिस्टर जाहिद एक्सेप्टेड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड गेव इट टू मिस्टर कमिल फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग इन डिस्काउंटेड एंड हैंडिंग ओवर द प्रोसीड्स टू मिस्टर जाहिद कमिल कहते हैं इसमें डिस्काउंट कराने के लिए गया पर डिस्काउंट हुआ नहीं, उसने जाहिद को वापस दे दिया। जाहिद ने बिल को फाड़ दिया और कैंसिल करने के लिए नीचे गली में फेंक दिया। कामिल ने कहते हैं इसमें दोनों टुकड़े पिक किए और ऐसे लग रहे थे कि जैसे उसको सेफ कस्टडी के लिए फोल्ड किया गया है, और कामिल ने फिर इसको सर्कुलेशन में छोड़ दिया और फाइनली किसके पास आ गया, सलीम के पास, जिसने गुड फेथ और वैल्यू में लिया। तो सलीम कौन बन गया, एचडीसी। क्या जाहिद लायबल है पेमेंट के लिए, यस। देखो इसका सेंस क्या है, पहली बात तो आप एचडीसी को डिफाइन करो, होल्डर इन ड्यू कोर्स, एचडीसी। ड्यू कोर्स का मतलब है प्रॉपर वे। तो जो पर्सन 3 कंडीशंस फुलफिल करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेता है वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। नंबर 1 फॉर कंसिडरेशन, गुड फेथ, बिफोर मैच्योरिटी। इसमें तो तीनों ही फुलफिल हुई, क्योंकि बिल का सर्कुलेशन मैच्योरिटी की बात थोड़ी ना होगा, मैच्योरिटी से पहले ही होना है। दूसरी बात कहते हैं इसमें क्या है कि अगर मान लो इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल की है और बाकी 2 फुलफिल ना कर रखी है, एक फुलफिल हुई और बाकी 2 के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो साइलेंट में ये मानो बाकी दोनों भी फुलफिल हो रही है, तो वो क्या माना जाएगा, एचडीसी। अब इस वाले क्वेश्चन में कनेक्शन क्या है, जाहिद ने कामिल को एक एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया फॉर डिस्काउंटिंग। कामिल गया मार्केट में बट ये फेल्स टू डिस्काउंट, नहीं करवा पाया। इसने जाहिल को वो बिल रिटर्न कर दिया, थोड़ा बोल वचन सुनाते हुए, सर आप तो कह रहे थे बिल जाके डिस्काउंट करवा ला, आपकी तो गुडविल ही नहीं है, किसी ने लिया ही नहीं, ये वो बिल। जाहिद को गुस्सा आ गया, इसने बिल के 2 पीसेस किए एंड थ्रू इन द स्ट्रीट, फेंक दिया। तो जाहिल के अकॉर्डिंग तो बिल कैंसिल। कामिल सियाना आदमी, इसने क्या किया, इनको पिक करके पेस्ट कर दिया
और ये लग रहे थे जैसे पेपर फोल्ड हुआ फट जाता है वैसे ही, और उसके बाद इसने एंडोर्स कर दिया। अपन सीधा लेते हैं सलीम को, वो कोर्स को हटा देते हैं, और सलीम कौन है? HDC। अब क्वेश्चन ये है, कैन सलीम क्लेम पेमेंट फ्रॉम जाहिद? तो आंसर क्या है? यस। क्योंकि आप जब सेक्शन 120 को रीड करोगे तो वहां साफ शब्द में लिखा हुआ है, नो मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, नो से स्टार्टिंग वर्डिंग, और ड्रॉवर और ड्रॉई ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, नो से चालू हुआ है, इस permit to deny from original validity of NI, ये तो यहां हो रहा है, against HDC। मतलब ये क्या कह रहा है? सर मैंने तो बिल फाड़ दिया था, मेरी लायबिलिटी कैसे? सेक्शन 120 क्या कह रहा है? यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ NI अगेंस्ट HDC। तो अब इसमें दिमाग ये मत लगाओ सर ऐसे थोड़ी ना होता है, वो नेगोशिएबल कह रहा है। ये पहले ओल्ड स्कीम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, आपके कहते हैं इसमें 4 मार्क्स के देने में कौन सा खर्चा आएगा उसको? तो आप उसके सेंस को फॉलो करो। चलो GC एक्ट तो आपके कोर्स का मतलब मार्क्स के बिया पे इतना बढ़िया एक्ट है, बस शुरुआत में जो थोड़ी सी वर्डिंग है उसका कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 218AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है कि कंपनी is said to be a company in which the public are substantially interested if it is a company which is registered under section 25। देखो सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट आज के टाइम में कहते हैं इसमें नाउ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 है, मतलब अपना NPO। ठीक है, अब गवर्नमेंट तो आलसी है, आपने इनकम टैक्स एक्ट में क्या नहीं किया, ये वर्ड रिप्लेस नहीं किया सेक्शन 8 कंपनी। आपने इनकम टैक्स एक्ट में आज भी कौन सा दे रखा है? 25। तो दिमाग लगाओ, अब ये जो आपने 25 लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 1956, इसको फॉलो करेंगे या सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 13? सेक्शन 8 ऑफ 13। इसमें सीधा सा कनेक्शन देखो क्या है कि सेक्शन 8 कहता है कि अगर कोई सेंट्रल एक्ट का रेफरेंस दूसरे सेंट्रल एक्ट में गिवन है, ठीक है, अब उस पहले वाले सेंट्रल एक्ट जिसका रेफरेंस गिवन है लाइक कंपनीज एक्ट 1956, उसको आपने क्या कर दिया? रिपील कर दिया, और फिर उसको रीनेक्ट कर दिया। किससे कहते हैं? इसमें दूसरे एक्ट से। तो कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हुआ, उसके प्लेस पे किस कौन सा आ गया? 2013। तो जो रेफरेंस पहले किससे लिया जा रहा था? कंपनीज एक्ट 1956 से, वो रेफरेंस अब किससे लिया जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013 से। तो अब आप फॉलो क्या करोगे? सेक्शन 8 कंपनी। केस के नाम की जरूरत नहीं है। तो अब आपको क्या लेना चाहिए? ये तो मैच और हो गया। सेक्शन 8 GC एक्ट, सेक्शन 8 कहते हैं इसमें कंपनीज एक्ट 13। ये इसने लिखा नहीं, वैसे आप लिख सकते हो सेक्शन 8 के भी आप पर। लास्ट लेते हैं, interpretation of statutes। How will you interpret the definition in a statute if the following words are used in a statute? देखो दो तरह की डेफिनेशन होती है, एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन जिसको एग्जॉस्टिव डेफिनेशन या रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन बोलते हैं, और एक डेफिनेशन कहते हैं इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन या एक्सटेंसिव डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है डॉट 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 मीन्स सच एंड सच, तो ये मीन्स वर्ड इसको क्या बना रहा है? रेस्ट्रिक्टिव। इसका मतलब ये है कि इसमें अब आप एक भी न्यू वर्ड ऐड नहीं कर सकते।
लेकिन जो डेफिनेशन कहते हैं इसमें डॉट 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 इंक्लूड सच एंड सच है, इसे क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन या एक्सटेंसिव डेफिनेशन। तो इसमें और भी कुछ आ सकता है। जैसे आप कंपनी की डेफिनेशन पे जाओ, सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो मतलब इसमें अब आप एक और वर्ड भी ऐड नहीं कर सकते। लेकिन जब आप डिविडेंड की डेफिनेशन पे जाओगे सेक्शन 2 क्लॉज 35, तो वहां क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड इंक्लूड्स एन इंटरिम डिविडेंड। तो अगर आप डिविडेंड की डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्टिव काउंट कर लोगे तो डिविडेंड का एक ही टाइप होगा, इंटरिम। पर डिविडेंड के तो दो टाइप है, इंटरिम भी है और फाइनल और प्रपोज भी है। तो ये आपका मीन्स एंड इंक्लूड का कनेक्शन। जीसी एक्ट, इंटरप्रिटेशन दोनों अच्छे एक्ट है। थोड़ा सा कहते हैं इसमें क्या है कि ये डिफरेंट है। अब उसमें एग्जाम्पल का रोल होता है। एग्जाम्पल सही है तो बेचारा एक्ट आसान है, एग्जाम्पल सही नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी आएगी। तो ये आपकी देखो नवंबर 22 की आरटीपी यहाँ पर कहते हैं इसमें ख़त्म। तो इसको फॉलो कर लेना। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।